हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिवर्स और क्लस्टर, आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह और सूर्य पढ़ लिए थे ना। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे, कितना हम लोग पढ़ लिए थे, महाविस्फोटक, बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स, मंदाकिनी, गैलेक्सी और तारामंडल, नक्षत्र तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था ग्रह और ये सूर्य। ग्रह और सूर्य पढ़ना है, जो छूट गया था इसको प्लेनेट और सन का जो पढ़ना है, सौरमंडल आज पढ़ना है। तो हम आपको बिग बैंग थ्योरी बता दिए थे, यूनिवर्स के बारे में बता दिए थे, मंदाकिनी के बारे में बता दिए थे, आकाशगंगा के बारे में बता दिए थे और तारामंडल के बारे में बता दिए थे, नक्षत्र के भी बारे में कल बता दिए थे। तो आज बस ग्रह और सूर्य पढ़ना है। तो पहले ग्रह और सूर्य पढ़ने से पहले हम 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं। मंदाकिनी 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं, पहले बिग बैंग थ्योरी और मंदाकिनी से रिविजन करके फिर बाद हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है, बिग बैंग थ्योरी को सर्वप्रथम, बिग बैंग थ्योरी का जन्मदाता किसको कहते थे? बिग बैंग थ्योरी का जन्मदाता हमारे हैं चार्ल्स लेमेंत्रे। बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता हैं चार्ल्स लेमेंत्रे। चार्ल्स लेमेंत्रे कहाँ के? एक रोम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले मतलब 15 अरब वर्ष पहले, भूगोल की भाषा में बहुत साल का मतलब अरबों खरब हो जाएगा। तो 15 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़े तारे में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से आकाशगंगा और ताराएं बने। आप बोलेंगे एक तारे के विस्फोट से कैसे आकाशगंगा और इतने ताराएं बने गए? तो देखिए, आपको मैंने पार्ट 1 में ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ब्लैक होल की 1 मीठी चम्मच का भार 10 हाथी के बराबर है। ब्लैक होल की 1 मीठी चम्मच का भार 10 हाथी के बराबर है। तो आप समझिए कि उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा तारा रहा होगा, जिसके ब्लास्ट होने से जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ होगा, तो बहुत सारी आकाशगंगा और ताराएं बनेंगी, जो थोड़ा थोड़ा जगह जैसे इकट्ठा पार्ट गिरा हुआ। 1 मिनट ले लेने दो हमको, इरेजर ये नहीं मैं दे रहा है। तो अगर उसमें ब्लास्ट हुआ होगा तो कभी कोई कहीं ज़्यादा उसका टुकड़ा गिरा होगा, कहीं कम टुकड़ा गिरा होगा। तो जहाँ ज़्यादा गिरा होगा वो हो गया होगा हमारा आकाशगंगा, और जहाँ कम गिरा होगा वो हो गया होगा तारा। आगे ऐसे नहीं समझ में आता है। तो देखिए, आपकी मान ली बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में विस्फोट होता है तो आपकी बॉडी कितने पूर्जा में खुलेगी, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अखंड पूर्जा में खुल जाएगी। तो उसी प्रकार से जहाँ ज़्यादा पार्ट गिरेगा बॉडी का, वो हो गया आकाशगंगा, और जहाँ कम गिरेगा वो हो जाएगा अपना तारा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। आप समझिए, एक प्रकार से एक लड्डू समझिए, लड्डू, अगर इस लड्डू को आप फोड़ोगे तो क्या होगा? लड्डू अगर फूटेगा तो कहीं ज़्यादा गिरेगा, कहीं कम गिरेगा। जहाँ ज़्यादा गिरा तो आकाशगंगा, और जहाँ कम गिरा वो हो गया हमारा तारा। इसी को तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। चार्ल्स लेमेंत्रे ने यही तो बताया कि एक लड्डू था, फूट गया, जो बन गया ब्रह्मांड में फूट गया, तो उससे हमारे आकाशगंगा और तारा बन गए। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एडविन हब्बल। इन्होंने एक दूरबीन बनाया तो जो दूरबीन इन्होंने बनाया, तो इनके नाम पर ही उस दूरबीन का नामकरण कर दिया गया। उस दूरबीन का नाम है हब्बल दूरदर्शी। तो इन्होंने जो दूरबीन बना, उस दूरबीन को अंतरिक्ष में भेज दिया। एक गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था 1605 में। 1605 में गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाया था, उस दूरबीन से उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर ही आकाश में देख रहे थे, पृथ्वी से बैठकर आकाश में देख रहे थे। लेकिन जो एडविन हब्बल ने दूरदर्शी बनाया, उस दूरदर्शी को इन्होंने अंतरिक्ष में भेज दिया। तो जब इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, तो इन्होंने पाया कि जब इन्होंने भेजा अंतरिक्ष में, तो इन्होंने पाया कि हमारे ब्रह्मांड में एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब कुछ क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार। तो इन्होंने बताया कि विस्तार हो रहा है। तो बताया कि जिस वजह से हमारी आकाशगंगा और तारामंडल जो बने थे, जिस पिंड से बने थे, मान लीजिए एक पिंड ही रहा होगा उस प्रकार से, तो जिस पिंड से बने होंगे, उस गोले से बने होंगे, तो कुछ किसी भी चीज़ का उसमें घिंचा हुआ होगा, बाहरी बल लगाया होगा, उसका घिंचा हुआ होगा, तब तो उसमें विस्फोट हुआ होगा। तो इन्होंने बताया कि जब गोले का शक्ति क्षीण हो जाएगी, जो घिंचाव वाली शक्ति थी, अगर वो जो घिंचाव वाली शक्ति थी अगर वो क्षीण हो जाएगी, तो पुनः ये गोला अपना रूप ले लेगा। इसे बोले जाए, पुनः जब ये गोला अपना रूप ले लेगा तो वो हो जाएगा सुपर क्रंच। क्रंच मतलब जुड़ना। अगर ये गोला फिर से इकट्ठा हो जाएगा तो वो होगा हमारा सुपर क्रंच। तो जाके फिर ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसमें विस्फोट होगा, तो फिर हमारी आकाशगंगा तारे बनेंगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, 1200 करोड़ बाद होगा ऐसा चीज।
उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, एक्सपेंड करने की शक्ति जब क्षीण हो जाएगी तो हमारा सुपर क्रंच होगा। इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी का अंत। मतलब कि अपने भाषा में समझे तो अगर ये लड्डू फूट गया है तो क्या होगा, ये लड्डू अगर फूट गया तो आकाशगंगा तारा बन गया। अगर इस लड्डू को हम फिर से इकट्ठा कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, सुपर क्रंच बन गया ना। तो इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी का अंत, और ये हो गया हमारा बिग बैंग थ्योरी। अब जब हमारे आकाशगंगा हमारे जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो उसमें आकाशगंगा और तारे बने, तो मतलब जहाँ ज़्यादा तारा इकट्ठा हुए थे वो बन गया आकाशगंगा। तो एक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। असंख्य तारे का मतलब अनुमान लगाया गया कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो हमारे एक आकाशगंगा में क्या है, 100 अरब तारे हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में हजारों आकाशगंगाएं, हजारों नहीं, असंख्य आकाशगंगाएं हैं। तो असंख्य आकाशगंगाओं का तो अध्ययन हम कर नहीं सकते हैं। तो जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा का अध्ययन करते हैं, उस आकाशगंगा का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, पानी पी लेते हैं, थोड़ा गला फंस रहा है। तो उस आकाशगंगा का क्या अध्ययन किया जाता है। तो मतलब हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेघला। उसका 3 नाम है, मंदाकिनी, मिल्की वे और दुग्ध मेघला। आप पूछोगे इसका नाम क्यों रखा गया, तो अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम रहता है, कुछ भी रख ले तो अपने नाम पे या फिर अपने दादा दादी किसी के नाम पे उस घर का नामकरण कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम वैज्ञानिकों ने रखा मंदाकिनी। नाम एक पहचान के लिए रखा जाता है, ठीक है। नाम किस लिए होता है, बस नाम एक पहचान के लिए होता है, व्यक्ति का पहचान के लिए, कि आपका जो नाम रहेगा उससे आपका पहचान होगा, ठीक। तो इसलिए उस आकाशगंगा का नाम रख दिया गया मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। तो देखिए हमारे जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसके सेंटर पॉइंट में सबसे ज़्यादा क्या तारे पाए जाते हैं, जिसको बल्ज बोला जाता है। कभी कभी पूछता है पेपर में बल्ज किसको बोलते हैं, तो मंदाकिनी के बीच वाले पार्ट को बल्ज बोलते हैं, केंद्र को क्या उसको बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल किस लिए होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तारा ज़्यादा होते हैं। जब तारा ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल ज़्यादा होंगे, क्योंकि तारा के मरने के बाद ही तो ब्लैक होल बनते हैं। मैंने तारा का निर्माण उसमें बता दिया था, आप जाके एक बार वीडियो पार्ट 1 देख लेना, समझ में आ जाएगा तारा कैसे बनता है। निहारिका से फिर तारा, तारा से फिर अभिनव, तारा के बाद क्या बना, लाल दानव, लाल दानव के बाद अगर तारा बड़ा रहेगा तो श्वेत वामन, छोटा रहेगा तो अभिनव तारा, उसके बाद अभिनव तारा में विस्फोट होगा। तो ये सब हम पार्ट 1 में बता दिए हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल पार्ट में। और हमारे मंदाकिनी में जो सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस है। और सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमसे सबसे नज़दीकी तारा पूछेगा तो हमसे सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। अगर हमसे पूछा तो हमसे सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। और सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा पूछा तो सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। आपको समझ में क्लियर, जैसे ये समझ लिया आकाशगंगा होगी, उसके बाद ये आकाशगंगा, ये हमारा सूर्य का, सूर्य के साइड से ग्रह घूम रहा है, ग्रह के बाद आ गया नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आ जाएगा तारा मंडल। तो तारा मंडल, नक्षत्र कल हम बता दिए थे। आज हम लोग को बस सोलर सिस्टम पढ़ना था। सोलर सिस्टम में क्या पढ़ना था, ग्रह और सूर्य के बारे में। तो हम पहले देखेंगे ग्रह, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रह क्या है। तो सौरमंडल का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ग्रहों का। जैसे सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्काएं, क्षुद्रों को सौरमंडल कहता है। सौरमंडल मतलब सूर्य का परिवार। जैसे हम लोग जब छोटे थे उस किताब 4-5 किताब में लिखा था सौर का परिवार, सूर्य का परिवार। तो ये ग्रह और नक्षत्र तो अलग हो जाते हैं। ग्रह और सूर्य ये सब सूर्य का परिवार ही होते हैं। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, ये सब सूर्य का परिवार ही होते हैं। इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम। इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। देखिए एक ग्रह हो गया, ग्रह के बाद ये ग्रह हो गया, ग्रह के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद तारामंडल आएगा। तो वो तारामंडल, ग्रह हम सब पढ़ लिए हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो पार्ट 4 वाले वीडियो है। तो आपको अगर नहीं समझ तो हम हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टाइम कितने ग्रह हमारे पास, इस टाइम हमारे पास 8 ग्रह। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस टाइम हमारे पास 8 ग्रह थे। लेकिन पहले क्या था कि 1930 से पहले हमारे पास कितने ग्रह थे, तो हमारे पास कितने ग्रह थे, तो 9 ग्रह थे। यम ग्रह भी आप लोग नाम सुन में, यम ग्रह भी एक ग्रह ही था, ठीक है। तो उस ग्रह को हटा दिया गया। उस ग्रह को क्यों हटा दिया गया इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो किसी दूसरे कक्षा को काट दे रहा था, तो इसलिए उस ग्रह को हटा दिया गया। तो फिलहाल हमारे पास कितने ग्रह हैं, फिलहाल हमारे पास 8 ग्रह। ये 8 ग्रह का नाम 60 में लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं
तो हम लोग तारों का निर्माण कैसे हुआ ये तो पढ़ लिए थे। अब हम ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल में हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ही ग्रह हैं। फिलहाल हमारे पास 8 ग्रह हैं। देखिए 1930 सौर मंडल में प्लूटो सहित कुल 9 ग्रह थे, ठीक है। परंतु 24 अगस्त 1906 को क्या किया गया? प्लूटो को हटा दिया गया। 24 अगस्त 1906 को प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसके बाद हमारे पास बचे कितने? 8 ग्रह बचे। कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रह बचे। 24 अगस्त, एक मिनट माइक लगा लेते हैं। 24 अगस्त 2006 के बाद हमारे पास 8 ग्रह बचे हैं, ठीक है। 8 ग्रहों के नाम ये है। अब 2003 की समिति के अनुसार किस प्रकार परिभाषित किया गया, तो आपको बता देता हूँ कि ग्रह उसी को मान्यता दिया जाएगा, उसी खगोलीय पिंड को मान्यता, उसी खगोलीय पिंड को ग्रहों का मान्यता दिया जाएगा जो खगोलीय पिंड अपने कक्षा में घूम रहा हो, किसी दूसरे कक्षा को न काटता हो तथा उसका आकार गोलाकार हो। वैज्ञानिकों ने बताया कि उसी को अब ग्रहों के श्रेणी में रखा जाएगा जो अपने कक्षा में भ्रमण करता हो तथा वो अपने पड़ोसी के कक्षा को न काटता हो। पड़ोसियों से विवाद बहुत पुराना चर्चा है, इसलिए इसके लिए प्लूटो को हटा दिया क्योंकि वो पड़ोसी की कक्षा को काट दे रहा था। ये पड़ोसी है, ये प्लूटो है और ये इसका पड़ोसी है, मतलब पड़ोसन जो भी हो, तो क्या कर रहा था? उसका कक्षा को काट दे रहा था। अंदर घूमते घूमते हुए जाता था, उनको भी काट के चला आता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको हटाओ ही नहीं तो ये प्रदर्शन कर देगा, इसलिए इसको क्या हुआ? प्लूटो को हटा दिया। तो अब हमारे पास 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रहों की उत्पत्ति। देखिए ग्रहों की उत्पत्ति के लिए 5 सिद्धांत दिए गए थे। 5 वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार से अपना अपना मत रखा जिसको सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मत क्या? मत वही सिद्धांत होता है। तो 5 वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत रखा जिसे बोलते हैं सिद्धांत। तो 5 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में 5 सिद्धांत दिए, जिसमें से 4 सिद्धांत हमारा असफल रहा और एक सिद्धांत जो है सफल रहा। और एक सिद्धांत सफल रहने का रीजन क्या है? उन्होंने साइकोलॉजी बहुत सही पढ़ा था। उन्होंने जो साइकोलॉजी पढ़ा था बहुत जबरदस्त उनकी साइकोलॉजी थी, इसलिए उनका प्लान जो है सफल रहा। लेकिन अब बाकी 4 लोगों का प्लान असफल रहा। ये कैसे सफल रहा और कैसे असफल रहा हम आपको भी बता रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, आप टेंशन ना लें, हम यही हैं, ठीक है। तो देखिए हम सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ग्रहों का उत्पत्ति, क्योंकि हम आपको तारों का उत्पत्ति के लिए तो पार्ट 1 में बता चुके हैं। तब ग्रहों का उत्पत्ति एक बार एक दिन रोज थोड़ी ना बताएंगे, हम तो अब हो गए हैं ना। तो अब ग्रहों का आज में ग्रहों का पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में 5 सिद्धांत दिया गया था, जिसमें 4 असफल रहे और एक सफल रहा। तो सबसे पहले हम सिद्धांत नंबर 1 देखते हैं। उसको बोला जाता है एक तारा सिद्धांत, मतलब एक ही तारे से ग्रहों का निर्माण हुआ, इसके बारे में बताया गया। तो इसको बोला था एक तारा सिद्धांत। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे इमैनुअल कांट, जिसको सारे आप बोल सकते हो कांट। इन्होंने दिया गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, आपको भी पता है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा अवस्था में होता है तो प्लाज्मा कैसा होता है? तो प्लाज्मा को आप समझ लीजिए दही, एक प्रकार पकड़ लीजिए दही, या फिर जो रोड बनता है, वो रोड पे जो बिटुमन होता है, शॉर्टकट में उसको बोलोगे अलकतरा, वो होता है, वो भी प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो देखिए नीचे से आग लगाते तो वो बिटुमन बहुत हीट रहता है, उसमें आग भी पकड़ती है। तो इन्होंने कांट ने क्या बताया कि सूर्य के अंदर जो गैस है, गैसीय अवस्था में जो है प्लाज्मा है, उसमें से कुछ पार्ट उसका क्या हुआ? बिखर गया। कुछ पार्ट मतलब अब दही है, कभी इसको कभी यहाँ रख दोगे, कभी वहाँ रख दोगे, या फिर जलता हुआ टायर, आप समझिए कि जलता हुआ जो टायर है, अगर टायर जल रहा है उसमें से उसका कुछ पार्ट आप यहाँ के यहाँ रख दोगे तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि सूर्य में से कुछ पार्ट टूट कर अलग होकर ग्रह का निर्माण हुआ। ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। सूर्य में से मतलब क्या हुआ? उन्होंने बताया कि सूर्य से टूट कर ग्रहों का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं गैसीय अवस्था। अब देखते हैं बुक भाषा में क्या परिभाषा देखा। सूर्य में तो गैस प्लाज्मा अवस्था में रहता है, उस गैस का कुछ भाग टूट कर बिखर गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। बात वही हुआ कि जो सूर्य था हमारा ये प्लाज्मा अवस्था में था, लेकिन इसमें से जो क्या हुआ, कुछ भाग इसका टूट कर या बिखर कर ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन इनके जो एक्सपेरिमेंट है इनका, इसको असफल कर दिया गया। क्यों असफल कर दिया गया? अब मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी आप 5 तो सुन लो। उसके बाद एक आते हैं लाप्लास, दूसरा वैज्ञानिक आते हैं लाप्लास। तो इन्होंने क्या बताया, सूर्य का बाहरी भाग ठंडा हो गया तथा आंतरिक भाग गर्म था, जिससे की वजह से बाहरी भाग टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। जिसके वजह से यहाँ जिससे लिखा, सॉरी देखिए, जिसके वजह से बाहरी भाग टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ।
अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक आलू ले लीजिए या फिर एक बैंगन ले लीजिए। अगर बैंगन भुना हुआ है तो क्या रहेगा, उसके अंदर का जला हुआ रहता है, लेकिन बाहर का भाग जैसे ही ठंडा होता है उस पर से उसका पपड़ी हटा दिया जाता है। जब बैंगन ठंडा होता है तो उसके ऊपर से उसका पपड़ी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। या फिर आलू आप पकड़ लीजिए, एक आलू अगर गर्म आलू है तो अगर आलू गर्म रहती है तो उसके ऊपर का पार्ट जब ठंडा होता है तो उसका क्या छिलके हटा देते हैं, लेकिन अंदर का जलता हुआ रहता है। आप उसमें अगर उंगली कोच के देखिएगा धधका देगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि तो इन्होंने लाप्लास ने इन्होंने यही बताया कि सूर्य का जो है बाहरी भाग ठंडा हो गया तथा आंतरिक भाग गर्म था। तो बाहरी भाग जब ठंडा हो गया तो बाहरी भाग टूट के ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने यह सिद्धांत दिया ग्रहों का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ, तो बाहरी भाग ठंडा हुआ तो टूट के निर्माण हुआ। लेकिन कैंट ने बताया था कि इसमें से छलक के कुछ गैस इसमें से निकल के फिर ठंडा हुए फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन दोनों लोग के एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया। इन दोनों लोग के एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बता रहे हैं। अब उसके बाद आता है दो तारा सिद्धांत। इन्होंने एक ही तारे से ग्रहों के निर्माण के बारे में बताया। अब आता है दो तारा सिद्धांत। दो तारा सिद्धांत में एक वैज्ञानिक है चैम्बरलिन ने बताया कि एक तारा दूसरे तारे को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे दूसरे तारों में बिखरा हुआ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो समझ लीजिए एक ये तारा और एक तारा। ये तारा क्या किया, ये तारा इसको खींचा और ये तारा इसको खींचा। जिस प्रकार से चुंबक होता है, ये चुंबक है और बीच में आप सिक्का रख देते हो तो क्या कहता है, अगर डिस्टेंस बराबर आता है तो क्या कहता है सिक्का यहीं से अप डाउन ऐसे करने लगता है। अगर जरा से भी किसी का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो तुरंत क्या चुंबक सिक्के को खींच लेता है। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जब ये दो तारे थे तो कुछ इसमें से टूट के गए और कुछ इसमें से निकल के गए, जिसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब दो ग्रह के आकर्षित होने से कुछ पार्ट टूट के क्या हुआ, टूट के बीच में आ गए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब दो तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ, इसलिए बोला गया दो तारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी, द्वैध तारा सिद्धांत। ठीक है, कौन दिया था पहले, चैम्बरलिन। उसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने भी जैसे ये बताया कि तुरंत एक तारा क्या था, एक तारा दूसरे तारा को खचाक दे खींच के ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, आकर्षित किया और ग्रह का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद आते हैं नया वैज्ञानिक जेम्स जीन्स। पहनने वाला जीन्स नहीं, ये पहनने वाला जीन्स नहीं, इनका नाम है जीन्स। ठीक है, तो आते हैं जेम्स जीन्स। इन्होंने बताया कि एक तारे दूसरे तारे को क्या धीरे धीरे आकर्षित किया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। मतलब कुछ खींचा, फिर बाद धीरे से फिर कुछ खींचा, फिर बाद फिर कुछ नज़दीक आया तो फिर कुछ पार्ट खींचा, होले। तो इन्होंने बताया कि एक बैग नहीं खींचा, एकाएक नहीं खींचा, धीरे धीरे खींच के ग्रहों का निर्माण किया गया। तो बोले अच्छा ही बात है, बोले हाँ। तो इनके भी बात को काट दिया गया, बोले भाई गलत बात, तुम भी गलत बता रहे हो। मतलब कांटा और जैम्बरलिन, लाप्लास, इन लोगों के सिद्धांत को तो असफल कर ही दिया गया था, लेकिन इनके भी सिद्धांत को क्या किया गया, जेम्स जीन्स के भी सिद्धांत को असफल कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि जो खींचा गया था ये धीरे धीरे आकर्षित किया। ये जब दोनों पास आए तो धीरे धीरे इनमें से धीरे धीरे बिखरा हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया और चैम्बरलिन के भी एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया, लाप्लासा के भी एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया और कांट के भी एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया। तो इन लोगों के एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया। इसके पीछे कारण यही है कि जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ग्रहों में जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व अलग है, और जो सूर्य में तत्व पाया जाता है वो तत्व अलग है। सूर्य में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन ग्रहों में क्या होता है, ग्रहों में जिंक, सल्फर, सोडियम, लोहा सब कुछ पाया जाता है। हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी में तो अखंड तत्व पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। इसमें तो मैग्नेट भी निकालते हैं, अभ्रक भी निकालते हैं हम लोग, लोहा, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ निकालते हैं। तो जब अध्ययन किया गया ग्रहों का तो पाया गया कि इसमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन सूर्य में तो बस हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में क्या मिलता है, हाइड्रोजन और क्या मिलता है, हीलियम। तो इसलिए इन लोगों के एक्सपेरिमेंट को असफल कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने दो तरह सिद्धांत दिया, डबल स्टार थ्योरी, और वो लोग दिए थे डुअल स्टार थ्योरी। तो दो तरह सिद्धांत कौन दिया था, लिलिटन ने दिया था। दो तरह सिद्धांत कौन दिया था, तो लिलिटन ने दिया था, याद रखिएगा। तो इन्होंने आया तो बताया इन्होंने क्या बताया, इन्होंने देखा पहले कि लोगों के चाहिए क्या। तो जब देखा कि उन लोगों का एक्सपेरिमेंट असफल हुआ कि एक एक तारे से निर्माण कर रहे हैं, तो बोला अच्छा ही बात है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो तारा ले लिया, एक तारा दूसरा, और बोला सूर्य से हमसे कोई मतलब नहीं है, सूर्य से कोई भी
लेना देना नहीं है, सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने दो तारा लिया, एक तारा विस्फोटक और एक तारा ब्लैक होल, मतलब ब्लैक होल तारा नहीं था, बाद में ब्लैक होल बन गया। इन्होंने बताया कि वो तारा ब्लैक होल बन गया, मतलब इन्होंने साबुत हटा दिया। तो इन्होंने बताया कि एक तारा था और एक दूसरा तारा था, इन दोनों तारों में क्या हुआ, टकराव हुआ जब, तो एक ऊपर तारा था, उस तारे में विस्फोट हुआ। ऊपर का मतलब दो तारा थे, तो सॉरी ऊपर नहीं होगा, मतलब दो तारा थे, दोनों तारे के क्या हुआ, आपसी आकर्षण से, मतलब ये तारा एक तारा दूसरे तारा को खींच रहे थे, इनके खींचने से क्या हुआ कि एक तारा में विस्फोट हुआ, जिससे वो टूटकर ग्रहों का निर्माण किया। ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण किया। तो मतलब जो एक तारा था उस तारे में विस्फोट हो गया, मतलब जिस तारे में ज़्यादा आग रहा होगा उसमें विस्फोट हो गया। और जो दूसरा तारा था, ये दूसरा तारा क्या हुआ, इसका प्रकाश खत्म हो गया। तो प्रकाश खत्म होने के बाद मैंने आपसे बताया था कि अगर प्रकाश खत्म हो जाएगा तो या तो बड़ा रहेगा तो श्वेत वामन, अगर छोटा रहेगा तो अभिनव तारा बनेगा। ये सब बात तारा में हमने बता दिया कि तारा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें बता दिया था पार्ट 1 में। तो इन्होंने बताया कि जब ये दोनों तारे आपस में आकर्षण किए तो एक तारा में विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद ये कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और एक दूसरा तारा था जो ब्लैक होल बन गया, ब्लैक होल बन गया, काम खत्म हो गया। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने बता दिया कि एक ब्लैक होल बन गया और एक विस्फोट हो गया। अब कोई सबूत ही नहीं छोड़े कि कोई अध्ययन करे, तो इनके थ्योरी को क्या बोल दिया गया, इनकी थ्योरी सक्सेसफुल थ्योरी रही। अब सक्सेसफुल थ्योरी इसलिए रही क्योंकि जो विस्फोटी तारा था वो तो विस्फोट कर गया तो ग्रह बन गया, लेकिन जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल बन गया। तो ब्लैक होल बने तो उसमें अध्ययन क्या करेंगे, ब्लैक होल बन गया तो उसका काम अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो कहाँ चला गया उसका कोई पता नहीं। अगर वो तारा होता, अगर चमकता तो उसका अध्ययन भी किया जाता। तो इनके थ्योरी को क्या होगा, इनका थ्योरी सक्सेस रही। लेकिन इन लोगों की थ्योरी इसलिए नहीं सक्सेस रही क्योंकि इन्होंने बताया कि सूर्य से ही ग्रह का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि जब जेम्स जीन्स ने बताया था कि जो सूर्य और एक दूसरा तारा, इनके आकर्षण से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो फिर भी ग्रह का जब इन्होंने बताया तो अध्ययन हुआ कि जब अगर सूर्य से ही टूटकर बना हुआ भाग है तो कुछ तो तत्व मिलना चाहिए सूर्य का। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ग्रह में पाया थोड़ी जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम में ग्रह में अगर पाया नहीं जाता है, पाया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ग्रह मतलब सूर्य का कोई भी अंश इससे नहीं मिला था, इसलिए इन लोगों की थ्योरी को असफल कर दिया गया और इनके लिल्टन की थ्योरी को सफल किया गया। लिल्टन की थ्योरी कुछ नहीं थी, इन्होंने अपने से बता दिया। हो सकता है पीएचडी होल्डर रहे होंगे, अपना रिसर्च कर रहे होंगे, बता दिए होंगे। तो इन्होंने बस यही सिद्धांत दिया कि दो तारे थे, सूर्य से हमसे कोई मतलब नहीं है, दो तारे थे, एक में विस्फोट हो गया जो ग्रह बन गया, दूसरा था ब्लैक होल बन गया। अब साबुत इन्होंने खत्म कर दिया, तो बस हो गया। इसको कहते